अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है ना, वो बेसिकली हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, एफएससी मैथ, एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड करना है बेसिकली, चैप्टर 2 है हमारा डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर ना, बेसिकली कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इसमें कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं, पहले लेते हैं हम एक। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, ए, बी और सी पॉइंट। तो हम ये करते हैं बेसिकली, हम क्या कहते हैं कि एक बॉडी है, वो ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, वो बी तक गई है, फिर बी से आगे सी तक गई है। तो ए से बी जो उसने ट्रैवल किया उसको हमने कह दिया कि इसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। और बी से जो सी जो ट्रैवल किया उसको हमने कह दिया 1 किलोमीटर। अब जो बी से सी के दरमियान डिस्टेंस आया, जो गैप आया, डिफरेंस आया, वो कितना है, 1 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम डेरिवेटिव कह रहे हैं। एक दो कंडीशंस लगेंगे इसके ऊपर, लेकिन सिंपल टर्म्स में इसको हम डेरिवेटिव कह रहे हैं। मतलब क्या, कि जब क्या हो, वैल्यू के अंदर स्मॉल चेंज आए। जैसे बी से सी में 1 किलोमीटर है ना, ए से 20 के लिहाज से ये बहुत स्मॉल चेंज है 1 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ये करें कि बी से सी के दरमियान डिस्टेंस और कम करते हैं, 1 किलोमीटर की जगह हाफ किलोमीटर कर दें, 0.2 किलोमीटर कर दें, फिर मीटर्स में कर दें, फिर सेंटीमीटर्स में कर दें, जब वो स्मॉल चेंज आएगा ना, तो वो स्मॉल चेंज सिंपल मैथ की कैलकुलेशन से, यानी कि सी माइनस बी करें तो आंसर नहीं आएगा। उसके लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सा मैथ का प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, उससे आंसर आएगा। जब वो स्मॉल चेंज हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये स्मॉल चेंज की वैल्यू आती है, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, सिंपल। ठीक है, कुछ कंडीशन होती हैं, प्रॉपर डेफिनेशन वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बेसिक इतनी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब कभी हम स्मॉल चेंज कैलकुलेट करना हो ना, जिसको हम सिंपल मैथ की कैलकुलेशन, मतलब हायर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। हमें डेरिवेटिव की थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो लेकिन कंडीशन क्या है, वेरी 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 स्मॉल। ठीक हो गया। तो इसको ना हम क्या करते हैं, इसको मैथ की टर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम इसको ग्राफ ड्रा करते हैं पहले। ठीक है, इसी डेरिवेटिव को कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर हम एक कर्व बनाते हैं। बेसिकली हमने कर्व बनाई, ठीक है, उस कर्व पे जिस तरह बी और सी पॉइंट थे ना, बहुत मैंने कहा था क्लोज पॉइंट है, इस तरह ना हम कर्व पे भी 2 क्लोज पॉइंट ले लिए हमने, बी और सी, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बड़ा अहम, जो हमने ना माइंड में रखना है। अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है। 2 पॉइंट्स लिए मैंने बी और सी कर्व के ऊपर, लेकिन अगर मैं सी पॉइंट को बी के क्लोज करता जाऊँ, क्योंकि बी और सी में गैप है ना, वो बहुत थोड़ा है, इतना पास है। मैंने सी को ना मूव करवाते हुए क्या किया, मैं इसको बी के पास ला रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करवाया, लेकिन बहुत पास आ चुका हुआ है। इतना पास है कि डिस्टेंस बहुत ही कम रह गया हुआ है। जैसे मैंने पिछली ऊपर वाली लाइन में बताया था कि जो 1 किलोमीटर है वो डिस्टेंस और भी कम करना है हमने, तो इस तरह ने इसमें डिस्टेंस कम करते गए हैं। ठीक है, तो इतना कम किया डिस्टेंस कि अब ना, जो मैंने 2 पॉइंट्स को मिलाना होता है ना आपस में, तो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो एक टाइप का क्या बन गया, वो जिस तरह टेंजेंट नहीं होता बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट के ऊपर, कि 2 पॉइंट्स भी इतने पास आ गए हैं कि इसके ऊपर से एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकती है। जैसे मैं ये ड्रा कर देता हूँ इसके ऊपर, अब मैंने लाइन ड्रा कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो डेरिवेटिव मैथ की फॉर्म में फिर क्या हुआ, अभी जो टेंजेंट है ना बी और सी का, तो जो पॉइंट पास आ गया वो टेंजेंट बन गया, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बेसिकली ये क्या है, तो इसकी अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, इस टेंजेंट की स्लोप निकाल लूँ, स्लोप क्या होती है, वाई ओवर एक्स, सिंपल, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वाई ओवर एक्स स्लोप होती है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो वो जो स्लोप है ना, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डेरिवेटिव। मैथ की फॉर्म में टेंजेंट की स्लोप को डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, अब इधर स्लोप में क्या हुआ है, 2 वेरिएबल आए हैं, वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो ऊपर भी 2 ही वेरिएबल हैं बेसिकली, जो मैं कह रहा था ना, ऊपर कुछ कंडीशंस लगती हैं, ऊपर भी 2 वेरिएबल हैं। तो जो बी से सी ट्रैवल किया है ना, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
तो इधर भी यही हुआ है y/x, ठीक है ना। तो इधर भी दो वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं, एक स्मॉल सा चेंज है, ठीक है। तो और वो क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो अभी तक इतना पता लगा, एक स्मॉल सी वैल्यू होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं इस बात से, वेरी स्मॉल change in value is known as derivative, ठीक है। अच्छा, अभी तक ना ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सारा बताया ना, सब बेस बनाने के लिए है। अब हम क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव तो पता लग गया हमें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है, स्मॉल चेंज डेरिवेटिव होता है। अब हमने इसको फर्दर विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, टू द पॉइंट के डेरिवेटिव होता क्या है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन बनी हुई है, ठीक है, जो मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब हम उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या है। तो पहले मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दी इंस्टेंटेनियस rate of change in dependent variable with respect to independent variable, ठीक है, is called या is known as डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव की ये हो गई डेफिनेशन। अब क्या करते हैं, हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उस टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं डेरिवेटिव में से, अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन में से अगर, तो डेरिवेटिव हमें क्लियर हो जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। इधर वर्ड के यूज़ हो रहे हैं, इधर वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अगर हम गौर करें तो एक तो इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, अगर हम देखें तो, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर एक डिपेंडेंट वर्ड है, और फिर एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। तो अब ये 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम गौर करें, जो चेंज वो तो हमें क्लियर है कि जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है ना, 2 पॉइंट्स में जो वैल्यू चेंज आ रहा है, तो चेंज का तो हमें पता है, चाहे वो स्लोप की फॉर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट है, चाहे वो सिंपल फॉर्म में हम देख रहे थे, सिंपल बॉडी ने मूव किया लीनियर पाथ पे, वो तो चेंज है, वो तो हमें पता है। अब इंस्टेंटेनियस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, सिंपल हम कह सकते थे रेट ऑफ चेंज, कि डिस्टेंस में चेंज आया टाइम के लिहाज से, वेलोसिटी में चेंज आया टाइम के लिहाज से, लेकिन क्या हुआ है कि हम साथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। पॉइंट है कि सिंपल कहते थे हाँ चेंज, रेट ऑफ चेंज, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस का वर्ड की यूज़ कर रहे हैं साथ। अच्छा, यहाँ पे ना जो वर्ड आया ना इंस्टेंटेनियस, ये मैंने गलत लिख दिया, इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस मैंने लिख दिया, तो ये ठीक कर लेना। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है कि जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ना, ये इंस्टेंट से निकला हुआ है। इंस्टेंट कहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे, एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक टू द पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो क्या डेरिवेटिव यही नहीं होता, मैंने जो बताया कि मैंने जब 2 पॉइंट्स लिए हैं, वो मैंने बहुत पास लिए हैं, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लिए हैं, बहुत पास लिए हैं, और मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लिए हैं। जब कोई चीज़ मैं एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ले रहा हूँ, तो उसको मैं इंस्टेंटेनियस ही बोलूँगा, ठीक है ना, एवरेज तो नहीं ना कह सकता उसको मैं। जब इंस्टेंटेनियस कहते ही उसके जो एग्जैक्ट पॉइंट पे लिया जाए, और डेरिवेटिव की यही कंडीशन है कि हमने वह पॉइंट्स बहुत पास हैं, और एग्जैक्ट पॉइंट पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, तो इसलिए ना हम कह सकते हैं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू ट्राई टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। इसको हम एवरेज नहीं कह सकते, इसको हम एवरेज क्यों नहीं कह सकते, है ना, इसका हम एवरेज कह सकते क्यों। अच्छा, अब एवरेज क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि एवरेज में क्या होता है कि एवरेज का आंसर ना कभी एग्जैक्ट वैल्यू के पास नहीं आ रहा होता, लेकिन डेरिवेटिव में वैल्यू आंसर बहुत पास आ रहा होता है, बहुत स्मॉल सा आंसर होता है, वही तो आंसर चाहिए होता है, बहुत पास आंसर। तो इसलिए इसको हम एवरेज के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव जब भी होगा इंस्टेंटेनियस रेट होगा, कभी भी एवरेज रेट नहीं हो सकता डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है, और चेंज भी क्लियर हो गया। अब 2 वर्ड आते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा सिंपल है कि हम क्या करें, हम एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल y = x² है। अब मैं क्या करता हूँ कि
मैं क्या करता हूँ, जो एक्स है ना उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 इस तरह। तो वैसे बात है, जब एक्स की वैल्यूज पुट करूँगा, 1 पे वैल्यू पुट की मैंने 1 आंसर आया, 2 पे की 4 आया। तो क्या होता है कि जब वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ रहे हैं वाई के, तो मुझे ये दो इसी जो इक्वेशन लिखी है, फंक्शन लिखा है मैंने, और इससे मैंने जो आंसर निकालने हैं, इससे मुझे क्या क्लियर हो रहा है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो वाई का एक स्पेसिफिक आंसर आता है। ठीक है, तो अगर जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, और एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया है तो 2 का स्केयर होकर आंसर 4 आया है। कभी भी आंसर 6 या 7 या 8 नहीं हो सकता, हमेशा 4 ही आएगा। इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू के ऊपर। एक्स की जो वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके इक्विवेलेंट, उसी के रेफरेंस से वाई का आंसर आना है। तो वाई क्या वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो जो ऊपर मैंने लिखा है ना कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा, मतलब वाई में चेंज आएगा। ठीक है, आगे कहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है। क्यों? एक्स में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमें डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो अगर आप गौर करो तो दो वेरिएबल तो हर जगह यूज हो रहे थे। जब मैंने आपको ए से बी और बी से सी बॉडी मूव की थी तो मैंने बताया था कि बी से सी के दरमियान एक स्मॉल सा गैप आया है, डिस्टेंस में गैप आया है, डिस्टेंस कवर हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे भी दो वेरिएबल आए थे। इसी तरह जब मैंने क्या कहते हैं उसको ग्राफ का ड्रॉ किया है तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डेरिवेटिव, मतलब वाई ओवर एक्स। उसमें भी दो वेरिएबल आ रहे थे, और इधर भी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया तो मैंने फिर दो वेरिएबल लेके आया हूँ, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, और तीसरा पॉइंट मैंने इंस्टेंटेनियस भी क्लियर कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है ना, डेरिवेटिव की। अब एक लास्ट पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन करना है कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से। बड़ा सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। ठीक है ना, वाई वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। तो डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका होता है, मतलब इसके आगे कोई वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो चेंज फाइंड करना था ना, ये वो समझ लो कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x 4x, कोई भी आंसर होगा तो ये उसकी फॉर्म होगी लिखने की। भी क्लियर हो गई है, उसके कॉन्सेप्ट्स भी इसी तरह सिंपल वर्ड्स में भी, और एग्जैक्ट डेफिनेशन भी जो पेपर में लिखनी है। तो इससे पहले इस स्लाइड से पहले, या इस जो पिक्चर चल रही है आपके सामने स्क्रीन पर, इससे पहले जो डेफिनेशन आई है डेरिवेटिव की आई हैं, डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है डेरिवेटिव, जब पेपर में भी यूज़ करनी है, एमसीक्यूज में कोई पूछे आपसे तो ये आपने यूज़ करनी है। अब ये क्या होगा, डेरिवेटिव को आपको मैंने लिखने का मेथड ही बता दिया कि इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हमने जो सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो क्या है बेसिकली हमारा, हम देखते हैं बेसिकली कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने फिर एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन है मैथ का, कोई भी क्वेश्चन हो गया आपके पास होता है, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, कोई भी है, वाई इक्वल टू एफ एक्स की जगह कोई भी क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो। हमने वो क्वेश्चन पकड़ी है, उस पर ना एक मेथड इम्प्लीमेंट किया है, या कह लो एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया है। वो जो मेथड या प्रोसेस है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं, बस मैथ के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमने एक मेथड का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने कुछ फ्यू स्टेप्स लगाए हैं मैथमेटिक्स के उस फंक्शन के ऊपर, उस इक्वेशन के ऊपर, और क्या हुआ हमारे पास क्या हुआ, एक स्मॉल सा चेंज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और जो स्मॉल सा चेंज कैलकुलेट हुआ है ना हमारे पास, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बताना था यहाँ पे, ये वाला मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, डेरिवेटिव से पता लग गया आपको। वो मैथ का वो जो फंक्शन है उस पर जो प्रोसेस लगाया और आंसर आया डेरिवेटिव, वो जो प्रोसेस होगा ना, जब उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैथ के कुछ स्टेप्स लगाए उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको फिर इस तरह भी तो डिफाइन कर सकता हूँ ना कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी डिफरेंशिएशन की, अगर मैं गौर करूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या कहनी चाहिए मुझे। तो इसको मैं ये कह दूँगा डेफिनेशन के तौर पे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सिंपल, प्रोसेस का नाम है, बस प्रोसेस है, मतलब एक मैथ की इक्वेशन हो, उस पर एक प्रोसेस लगाया जाए और डेरिवेटिव निकले, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं।
यहाँ पे दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन हो मैथ की, एक फंक्शन हो, उस पर हम क्या कहते हैं उसको, अगर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करें तो उससे जो आंसर आएगा उसको डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है ना। तो समरी क्या आई है हमारे पास सारी डिस्कशन की जो मैंने पूरा लेक्चर डिलीवर किया है, कि जो स्मॉल चेंज होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं कुछ कंडीशंस के अंडर। ये नहीं कि खाली स्मॉल चेंज, कुछ कंडीशन अंडर, मतलब क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ठीक है। तो इस तरह कुछ कंडीशंस के बाद जो स्मॉल चेंज आता है, वैल्यू फाइंड करते हैं स्मॉल चेंज, तो उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। और वो जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है टू फाइंड दैट चेंज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डेरिवेटिव भी क्लियर हो गया हमें और डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो गई। तो एक दो ना पॉइंट्स हैं छोटे से, उसको भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं। एक है कि डी और डी एक्स को क्या कहते हैं। ये बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एफएससी में बहुत ज़्यादा। ये एमसीक्यूज में भी आता है, इवन के ईकैड में भी आता है कि डी और डी एक्स को क्या बोलते हैं। कुछ कुछ डेरिवेटिव कह रहे होते हैं, कुछ कुछ कह रहे होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा नाम है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। मतलब एक ऑपरेटर जिसके थ्रू डिफरेंशिएशन करते हैं हम, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं उसको। और कोई इतना बड़ा इसके रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब हमने देखना है कि डिफरेंशिएशन का मैंने आपको बता तो दिया बेसिकली कि डिफरेंशिएशन क्या एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस होता है क्या है, उसमें कर क्या रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट तरह से वो काम प्रोसेस वर्क करता है। पॉसिबल है बेसिकली कि वो हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो जस्ट बाय डेफिनेशन करें। ठीक है। एक मेथड का नाम है, इसके 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को जब भी करते हैं ना तो हम कहते हैं हमने डिफरेंशिएशन किया बाय डेफिनेशन। तो 4 स्टेप देखेंगे क्या है, अभी सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैथ के कुछ स्टेप्स हैं 3-4, जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम फंक्शन के ऊपर, तो स्पेसिफिक है 4 स्टेप्स, को बताऊंगा क्या है। तो हम कहते हैं जी हमने डिफरेंशिएशन किया बाय डेफिनेशन। ठीक है। तो और इसी तरह अगर कभी कभी हम वो 4 स्टेप नहीं लगाते बल्कि कुछ और स्टेप्स हैं वो करते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, जब वो वाले फार्मूलाज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमने कहते हैं हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लगाया बाय रूल। सिंपल। ठीक है। और जो बाय डेफिनेशन है ना उसका एक और नाम भी है, उसे हम ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ए बी लिखना, सॉरी यहाँ से मिस्टेक होगी, एन लिख दिया मैंने। ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको। और इसी का एक और नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। तो जब कभी डेरिवेटिव आए ना बाय डेफिनेशन, बाय ए बी इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इन तीनों का मेथड आपने समझ लेना एक ही मेथड है, वो 4 स्टेप्स हैं, वो इंप्लीमेंट करो तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको इन तीनों में से कोई मेथड भी है, वो सेम मेथड है वो। ठीक है। उसी के 3 नाम हैं। और बाय रूल्स में काफ़ी रूल्स हैं, जैसे क्वोशंट रूल हो जाता है। ठीक है। जैसे पावर रूल है। तो इस तरह ना डिफरेंट नाम आ जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है। तो अभी तक हमें पता है क्या समझ आई है, हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गई है। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है। सिंपल। ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत है हमें। ठीक है। वो प्रोसेस या तो ए बी इनिशियो मेथड है या फिर पावर रूल्स हैं। तो अगर हम वो रूल समझ लें और वो वो कहते हैं उसको मेथड समझ लें, ए बी इनिशियो मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही करना है, या तो रूल्स यूज़ करेंगे या ए बी इनिशियो मेथड फाइंड कर यूज़ करेंगे, और हम आपसे डेरिवेटिव फाइंड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली, नेक्स्ट में हम जस्ट उसमें ये देख लेंगे कि जो ए बी इनिशियो मेथड होता है उसका जर्नल प्रूफ क्या है, ताकि हम उस प्रूफ को अंडरस्टैंड कर लें। फिर उस प्रूफ को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रूफ को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उसके थ्रू क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उसको 2-3 बार रिपीट करें, आप देखें उसको, तो आपको ना पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा। ये बड़ी अहम पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कभी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं होता। ठीक है। खास तौर पर इस लेवल पर आपने बात समझ लेनी है कि यू विल नॉट गेट द आंसर एट अ सिंगल टाइम। ठीक है ना। आपको कुछ पोर्शन अंडरस्टैंड होगा, कुछ अर्से बाद दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको फिर वो पूरी अच्छी तरह क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका ग्रैस्प कर लोगे आप। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।